वेलकम टू 12th क्लास मैथमेटिक्स। तो प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 3.2 का सलूशन चल रहा है। पिछले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 18 तक सलूशन हो चुका था। आज हम अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन तो देखने में बहुत बड़ा सा है, लेकिन उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, उसका सलूशन उससे छोटा ही है। तो अभी जब क्वेश्चन को आप समझ लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या कह रहे हैं? किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपया कोष में, कोष माने खजाने में। व्यापार संघ का मतलब जैसे कई लोग जो है बिजनेस मिल करके करते हैं, तो उन्होंने यूनियन बना लिया है, संघ बना लिया है और उसमें खाता खुलवा लिया है, जिसमें पैसा इकट्ठा सामूहिक रूप पर आता है। तो कह रहे हैं उस कोष में 30,000 रुपया है। तो उन लोगों ने तय किया कि जो है 30,000 रुपये को जो है बैंक में डिपॉजिट कर दिया जाए, जमा कर दिया जाए, फिक्स कर दिया जाए। तो ये हुआ कि जो है इसमें कुछ पैसों को जो है 5% वार्षिक ब्याज की दर से और कुछ पैसों को 7% वार्षिक ब्याज की दर से जमा कर दिया जाए। अब वो कितना पैसा है वही पता करना है। तो 30,000 रुपये को 2 तरह के बॉन्ड में निवेशित करना, माने इन्वेस्ट करना यानी जमा करना है कुछ सालों के लिए। वो तो बैंक की स्कीम होती है, 5 साल के लिए, 6 साल के लिए, 7 साल के लिए, 10 साल के लिए। तो वही कह रहे हैं कि किस प्रकार 30,000 रुपये को 2 बॉन्ड में बांटा जाए कि एक बार उसको लाभ ब्याज 1800 मिले, एक बार ब्याज मिले जो है 2,000 रुपये मिले। तो देखते हैं पहली बार तो कुल कितना पैसा उन लोगों के पास है। उसमें 30,000 रुपया, उसमें कुल धन। तो पहले लिख लेते हैं, उसमें कुल धन बराबर 30,000 रुपया। ठीक। अब 2 बांड में बांटना पैसे को। तो मान लिया एक बांड में x रुपया लगा रहे हैं, तो माना एक बांड में निवेशित धन बराबर रुपया x। किस दर से? वार्षिक ब्याज की दर बराबर कितना है? 5%। यह एक बांड में इतना कर दिया, कितना बचा? 30,000 में से इस पैसे घटा देंगे, इसलिए दूसरे बांड में निवेशित धन बराबर हो जाएगा रुपया 30,000 माइनस x। और यहाँ पर क्या हो जाएगी? वार्षिक ब्याज की दर दिया हुआ है 7% दिया हुआ है। तो अब कह रहे हैं कि 1,800 रुपया लाभ चाहता है पहला पार्ट। ये हमारा, आप चलते हैं पहला पार्ट, इसका सलूशन। तो इसे आप देखिए, अगर अंकगणित का प्रयोग कीजिए आप तो इसका सलूशन बहुत आसान है। क्या हो जाएगा भाई? x रुपया उन्होंने जमा किया है, एक बॉन्ड x रुपये का है, एक दूसरा बॉन्ड इतना है, इस पर 5% है, तो कितना ब्याज हो जाएगा? कुल ब्याज बराबर x का 5% प्लस 30,000 का हो जाएगा, 30,000 माइनस x का हो जाएगा 7%। यही कुल ब्याज हो जाएगा। और यही बराबर कितना होगा? 1,800 रुपया। बात समझ में आ रही है? यही बराबर कितना हो जाएगा? 1,800 रुपया। तो अब जो है ये तो बहुत सिंपल है, लेकिन हमको यहाँ अंकगणित के हिसाब से नहीं लगाना है। यही बराबर कितना है? बराबर 1,800 रुपया। लेकिन हमको इस मेथड से नहीं, तो मिनटों में आ जाएगा, अभी आप लगा लोगे, कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। यहाँ कह रहे हैं आव्यूह गुणन के प्रयोग से ये निर्धारित कीजिए इतना रुपये कोष 2 प्रकार से बांट में निवेशित करने के लिए किस प्रकार बांटे जिससे व्यापार संघ को प्राप्त कुल आर्थिक ब्याज इतना हो। यानी आव्यूह का प्रयोग करना है। तो आव्यूह क्या करेंगे? अब यहाँ पर देखिए, लाभ जो मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है, 1,800 मिल रहा है। तो यहाँ पर 1,800 जो इसको मैट्रिक्स के रूप में लिखना है, आव्यूह के रूप में लिखना है, तो इतना बराबर 1,800 आएगा। तो 1,800 जो आएगा ये मैट्रिक्स 1/1 की होगी हमने, क्योंकि एक ही रो है, एक ही कॉलम है।
इसका मतलब जो इधर निकालना हमको x का 5% और इतने का जो है 7%, तो धन को हम एक मैट्रिक्स बनाएंगे जो बॉन्ड इन्वेस्ट किया गया है, निवेशित किया गया है, उसको एक मैट्रिक्स में लिखेंगे। तो लिखते हैं ₹100 और दूसरा कितना अमाउंट है 30,000 माइनस x हो गया। ये मैट्रिक्स कितने हो गई 1/2 की हो गई, एक रो 2 कॉलम हो गया। फिर अब दूसरी मैट्रिक्स का ऑर्डर इस तरह से होगा कि 1/1 आए प्रोडक्ट मैट्रिक्स, क्योंकि ये प्रोडक्ट मैट्रिक्स ही है, गुणनफल मैट्रिक्स है, गुणनफल आव्यूह है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 5% इसमें लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे 7%। यानी इस मैट्रिक्स में ब्याज की दर हमने लिया, इस मैट्रिक्स में क्या लिया निवेशित जो है धन लिया। अब x का देखिए क्या हो जाएगा x का 5%, इसका मतलब यही हुआ, और इतने का ये जो धन है इसका हो जाएगा 7%। इसकी मैट्रिक्स हमने 1/2 लिया, ये क्या है 2/1 के। अब आप देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ भी 2 है, इसलिए प्रोडक्ट मैट्रिक्स जो आएगी 1/1 ही रहनी चाहिए, तो 1/1 हम प्रोडक्ट मैट्रिक्स आ रही है। अब अगर कोई बच्चा ये सोच रहा है कि सर इसको भी दर को भी ऐसे ही लिख लिया जाए, जैसे इसमें लिया गया है x और 30,000 माइनस x, यहाँ भी ऐसे ले लिया जाए 5% और 7% ले लिया जाए बराबर 1800 ले लिया जाए। तो अब देखिए अगर ऐसे हम ले लेते हैं तो इसका ऑर्डर क्या है 1/2 है इसका ऑर्डर, इसका भी ऑर्डर 1/2 है। तो प्रोडक्ट आना कहना चाहिए, गुणनफल मैट्रिक्स का जो कोट आना चाहिए 1/1 आना चाहिए। जब 1/2 हमने ले लिया यहाँ पर, अब ये भी 1/2 ले लिया, तो अब जबकि प्रोडक्ट के लिए क्या होना चाहिए ये दोनों सेम होना चाहिए, तो सेम नहीं है, इसका मतलब ये तरीका गलत है, इसका मतलब इस चीज़ को हम नहीं लेंगे, कट हो गया, इसका मतलब यही बेहतर तरीका है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं और कुछ नहीं, तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, तो एक ही कॉलम है ये है, तो हो जाएगा x इंटू 5% प्लस 30,000 इंटू 7%, दिस इज इक्वल टू 1800। ठीक है, ये 1/1 है, ये है, ये भी 1/1 है। अब इसको साफ कर लेते हैं, x इंटू कितना हो जाएगा 5/100 प्लस, अच्छा ये 30,000 माइनस x है भाई, ये है 30,000 माइनस x इंटू इतना, तो 30,000 माइनस x इंटू 7/100 इक्वल टू 1800। क्योंकि 1/1 मैट्रिक्स है, 1/1 मैट्रिक्स है, तो इसका जो है यानी सेम मैट्रिक्स है, तो इसलिए जो है इसके एलिमेंट बराबर होंगे, एक ही एलिमेंट इसमें भी है, एक ही एलिमेंट इसमें है, तो इसलिए मैट्रिक्स निशान खत्म कर दिया। तो क्या हो जाएगा x इंटू 100 से डिवाइड कर दो तो हो जाएगा 0.05 प्लस 30,000 माइनस x इंटू 0.07 बराबर हो गया 1800। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हो जाएगा 0.05 x प्लस 0.07 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 0 0 और 0 और 7 21, और उसके बाद जो है 700 यह हो जाएगा 2100 हो जाएगा। क्लियर, तो इसमें जब लगाएंगे 700 700 700 21 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3000 में, 30,000 में 30,000 है भाई,
एक ज़ीरो छूट गया यहाँ पर, एक ज़ीरो यहाँ पर छूट गया। तो 700 साथ में 21, डेसिमल लगा देंगे 2 अंक तक, तो कितना आ गया 2100 आ गया। और माइनस एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.07 एक्स हो गया इक्वल टू हो गया 1800 हो गया। क्लियर। अब 0.07 एक्स ये माइनस है और ये प्लस है, तो क्या करेंगे हम इसको उधर ले जाएंगे, पक्षांतर कर लेंगे एक्स को, और 1800 को इधर ले आएंगे, तो हो जाएगा 2100 माइनस 1800 इक्वल टू 0.07 एक्स। इसको उधर ले जाते हैं इसको भी, तो 0.05 एक्स हो गया, तो हो गया 300 बराबर 0.02 एक्स हो गया। क्लियर। तो अब क्या करेंगे, एक्स इक्वल टू हो जाएगा 300/0.02। अब डेसिमल को हटाने के लिए क्या करेंगे, 100 से नीचे गुणा करेंगे, 100 से ऊपर गुणा करेंगे, तो हो जाएगा 300 × 100/2 हो गया, 2 एकन्ने में 2, और यहाँ पर हो गया 2 एकन्ने में 2, 2 पचे 10, 150 × 100 बराबर हो गया 15,000 हो गया। इसलिए एक्स की वैल्यू कितनी हमारी आ गई, इस प्रथम बांड में, एक बांड में निवेशित धन बराबर, इसलिए एक बांड में निवेशित धन बराबर हो गया ₹15,000। क्लियर। तो दूसरे बांड में कितना हो जाएगा, तथा दूसरे बांड में निवेशित धन बराबर हो जाएगा 30,000 माइनस 15,000 बराबर 15,000। तो इस तरीके से पहले बांड में जो निवेशित किया जाएगा 5% की दर से 1800 रुपया ब्याज पाने के लिए उसे 15,000 का एक बांड बनाना पड़ेगा और 15,000 का दूसरा बांड बनाना पड़ेगा। क्लियर। अब उसके बाद दूसरा पार्ट इसमें है, कह रहे हैं किस प्रकार निवेशित करें कि 2,000 रुपये का लाभ हो, आर्थिक ब्याज मिले। तो अब क्या करेंगे, पहली बार में था 1800 रुपये का लाभ चाह रहा था, तो इस 1800 की जगह पर हम सिर्फ क्या करेंगे, कुछ करना नहीं है, 2000 कर देना। यहाँ पर 2000 कर देना। ठीक। अब 2000 हो गया, तो यहाँ पर भी 2000 कर देंगे, यहाँ पर भी 2000 हो गया, यहाँ पर भी 2000 कर देंगे। आप जो है प्रश्न लगा लीजिएगा। ये भी 2000 हो गया, अब ये भी 2000 हो गया, फिर तो 2000 हो गया, 2100 माइनस 2000 को इधर लाएंगे तो माइनस 2000 हो जाएगा। फिर 2100 में से 2000 यानी 2100 से में से 2000 निकलेगा तो आ जाएगा 100 आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 100 रुपया आ जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, यहाँ 100/5 हो जाएगा, 100/5 इतना, तो 100 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देगा, तो हो गया 2 एकन्ने में 2, 2 पच्चीस 10, 50 हो गया। तो 50 से 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 5,000 रुपया। इसलिए एक बांड में निवेशित धन बराबर 5,000 रुपया, तथा दूसरे बांड में निवेशित धन बराबर 30,000 माइनस 5,000 बराबर कितना आ गया, 25,000 रुपया। इस तरीके से दूसरा 2,000 लाभ पाने के लिए पहले बांड में उसे 5,000 रुपया जमा करना पड़ेगा और दूसरे बांड में 25,000 रुपया निवेशित करना पड़ेगा। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 20 कह रहे हैं किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकान में 10 दर्जन रसायन विज्ञान की किताबें हैं, 8 दर्जन भौतिक विज्ञान की किताबें हैं और 10 दर्जन अर्थशास्त्र की किताबें हैं। इन पुस्तकों को विक्रय मूल्य क्रमशः 80 रुपया प्रति, 60 रुपया प्रति, 40 रुपया प्रति पुस्तक है। आव्यूह बीजगणित के प्रयोग यानी मैट्रिक्स का प्रयोग करते हुए ज्ञात करना है कि अगर सारी किताबों को बेच दिया जाए तो दुकानदार को कितना पैसा मिलेगा। तो अगर सिंपल मैथमेटिक्स लगाया जाए यानी साधारण अंगणित का प्रयोग किया जाए तो क्या हो जाएगा भाई, 10 दर्जन रसायन विज्ञान है तो 10 दर्जन बराबर 120,
किताबें होंगी रसायन विज्ञान की, और रसायन विज्ञान की एक किताब का मूल्य 80 रुपया है, तो 120 में 80 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ऐसे भौतिक विज्ञान का निकाल लेंगे, ऐसे जो है अर्थशास्त्र का निकाल लेंगे, तीनों को जोड़ देंगे, वही विक्रय मूल्य हो जाएगा। सिंपल सी गणित है, लेकिन हमको क्या करना है, हमको करना है आव्यूह बीजगणित का प्रयोग करना है, यानी मैट्रिक्स अलजेब्रा का प्रयोग करते हुए। तो पहले लिख लेते हैं जो कुछ दिया हुआ है रसायन विज्ञान की पुस्तकों, रसायन विज्ञान की पुस्तकें बराबर कितना दर्जन, 10 दर्जन, एक दर्जन में कितना होता है 12, बराबर 120 पुस्तक। फिर क्या है, भौतिक विज्ञान की पुस्तकें बराबर कितनी दर्जन है, 8 दर्जन, एक दर्जन बराबर 12, तो 8 गुणे 12 बराबर 96 पुस्तकें। फिर अर्थशास्त्र की पुस्तकें बराबर कितने दर्जन है, 10 दर्जन, बराबर 120 पुस्तकें भी। और क्या कर रहे हैं, इन पुस्तकों का विक्रय मूल्य क्रमशः, यानी रसायन विज्ञान की एक पुस्तक का विक्रय मूल्य बराबर रुपया कितना है, 80। फिर भौतिक विज्ञान की एक पुस्तक का विक्रय मूल्य बराबर कितना है, 60 है। फिर अर्थशास्त्र की एक पुस्तक का विक्रय मूल्य कितना है, रुपया 40। तो क्या करेंगे, 120 गुणे 80 निकाल लेंगे तो रसायन विज्ञान का मालूम हो जाएगा, 96 गुणे 60 निकाल लेंगे तो भौतिक विज्ञान का कीमत मालूम हो जाएगी, 120 गुणे 40 निकाल लेंगे तो अर्थशास्त्र की कीमत मालूम हो जाएगी। तीनों को जोड़ देंगे, कितना सा तो है, लेकिन हमको क्या है, आव्यूह बीजगणित का प्रयोग करना है। तब क्या करेंगे, माना कुल विक्रय मूल्य बराबर 100 रुपया, माना कुल विक्रय मूल्य बराबर रुपया x के। तो मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना है, तब क्या करेंगे, हम मैट्रिक्स इधर लिखेंगे, इसमें पुस्तकें लिखेंगे, पुस्तकों की संख्या, और यहाँ लिखेंगे, यहाँ जो मैट्रिक्स लिखेंगे उसमें जो है एक पुस्तक का मूल्य लिखेंगे, और इधर जो लिखेंगे कुल विक्रय मूल्य कितना आया है, x आया। क्लियर, ये कितने की मैट्रिक्स है, 1/1 है, यानी एक रो है एक ही कॉलम है। इसका मतलब जब इधर हम दो मैट्रिक्स का गुणनफल लेंगे तो पहली मैट्रिक्स का ऑर्डर और दूसरी मैट्रिक्स का ऑर्डर ऐसा होना चाहिए, गुणनफल 1/1 आए, तो 1/1 आए, इसका मतलब पहली मैट्रिक्स का रो 1 ही हो गया, और दूसरी मैट्रिक्स का कॉलम भी 1 होगा। इसका मतलब यहाँ पर जो है ऐसे होगा, और यहाँ पर हो जाएगा ऐसे हो जाएगा। तो 1 यहाँ पर हमने क्या लिया, पुस्तक लिया है, पुस्तक कितनी है, 120, फिर 96, फिर 120, तो एक रो है, और कितने कॉलम है, 3 कॉलम है, तो 1/3 की मैट्रिक्स हो गई। यहाँ पर एक रसायन विज्ञान की किताब का मूल्य कितना, 80, ये रसायन विज्ञान की है किताब है, ये मूल्य है, तो हो गया 80। फिर भौतिक विज्ञान का मूल्य है पर किताब 60 है, फिर इसका क्या है, 40 है, यही हो गया, इसका मूल्य ये हो गया, इसका मूल्य 60 हो गया, और इसका मूल्य हो गया 40 हो गया। तो 3 रो है, तो हो गया 3/1 के। हमने वही कहा कि प्रोडक्ट मैट्रिक्स यानी गुणनफल जो आव्यूह आ रहा है 1/1 आ रहा है, तो 1/1 आ रहा है, इसका मतलब इधर भी इसका रो 1 होगा और इसका कॉलम भी 1 होगा, तो 1/3 और 3/1 हो गया।
अगर कोई बच्चा कहता है कि नहीं इसको भी ऐसे कर दिया 1/3 में, तो प्रोडक्ट होगा ही नहीं। क्लियर। अब इसी को सॉल्व कर लेना, मल्टीप्लाई कर लेना है। गुणनफल मैट्रिक्स कितना आएगा, इसका 1/1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 120 गुणे 80, फिर फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, एक रो है एक ही कॉलम है, तो 96 गुणे 60 प्लस 120 गुणे 40, मैट्रिक्स कितनी की हो जाएगी 1/1। ये तो ऑलरेडी 1/1 है ही है। अब दोनों सेम है, इक्वल मैट्रिक्स हो गई, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर मल्टीप्लाई कर लो, 12 8 96 हो गया, और उसके बाद डबल 0 हो जाएगा, प्लस 1 0 6 36 6 9 54 3 57 हो गया, प्लस 12 चौक 48 के बाद डबल 0 इजुकल टू x हो जाएगा। इसी को ऐड कर लिया जाए, देयरफॉर x इजुकल टू 0 0 0 0 हो गया, फिर 0 6 और फिर 6 हो गया, फिर 8 7 15 6 21 हो गया, फिर 2 4 6 5 11 9 20 हो गया। तो 20,160 रुपया जो है किताबों का कुल मूल्य, किताबों के बेचने पर कुल इतना धन प्राप्त होगा। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 21 है। इसके पहले इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, 21 और 22 के लिए इंस्ट्रक्शन है। एक्स वाई जेड डब्ल्यू तथा पी, ये 5 मैट्रिक्स हैं जिनका ऑर्डर दिया हुआ है, कोट दी हुई है। तो उसी पर पूछ रहे हैं कि पी वाई, यानी पी वाई माने 2 मैट्रिक्स पी और वाई गुणनफल, और डब्ल्यू वाई यानी डब्ल्यू और वाई गुणनफल के परिभाषित होने के लिए एन कामा के तथा पी पर क्या प्रतिबंध होगा, यानी इसमें से विकल्प छांटना है। तो आप जानते हो कि 2 मैट्रिक्स का गुणनफल तभी होगा जब पहले मैट्रिक्स की कोटि स्तंभ और दूसरे मैट्रिक्स का पंक्ति बराबर हो। तो ये आप जानते हो। तो पी वाई पहले हम देखते हैं। पी वाई यानी पी में वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो पी वाई आ जाएगा। ऐसे मैट्रिक्स पी और मैट्रिक्स वाई मल्टीप्लाई किया तो आ गया मैट्रिक्स पी वाई आ गई। इसको मैं बिल्कुल फिगर समझा रहा हूँ। पी का ऑर्डर क्या, पी की कोटि क्या है, 1 2 3 4 5, 5वें नंबर, यानी पी बाई के है, पी बाई के। और वाई की क्या है, वाई की है 3/k, ये है 3/k। तो पी वाई इसका गुणनफल है। जब पी और वाई को गुणनफल करेंगे तो पी वाई आएगा। इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर ये होगा इनटू दिस होगा, यानी पी इंटू के होगा। और गुणनफल तभी संभव होगा जब ए वाला यानी पहले का स्तंभ और दूसरे का पंक्ति बराबर हो, हमने बताया। यानी तो यहाँ से क्या निकल गया, यहाँ से निकल गया के इक्वल टू 3 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, ए पी इंटू 3 हो गया। इसलिए इंप्लाइज दैट पी वाई की कोटि बराबर पी इंटू के इंटू इक्वल टू पी इंटू 3 आ गई। पी वाई हमको निकालना था तो पी वाई हमारा उसकी कोटि निकल गई। अब डब्ल्यू और वाई पर देखते हैं। एक मैट्रिक्स डब्ल्यू है और दूसरी मैट्रिक्स वाई। वाई का ऑर्डर क्या है 3/k और डब्ल्यू क्या है 1 2 3 4 चौथे पर है, 1 2 3 4 चौथे पर है, n/3। ठीक है। तो गुणनफल क्या आ जाएगा, डब्ल्यू वाई आ जाएगा। तो डब्ल्यू मैट्रिक्स और वाई मैट्रिक्स का गुणनफल तभी संभव होगा जब डब्ल्यू की का स्तंभ और वाई की पंक्ति बराबर हो। तो यहाँ बराबर है। और जो गुणनफल, इसका मतलब गुणनफल संभव होगा
जब गुणनफल संभव होगा तो जो गुणनफल मैट्रिक्स आएगी उसका क्या होगा, ऑर्डर n बाई के हो जाएगा। ये हो जाएगा गुणनफल मैट्रिक्स का आ गया n बाई के आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, n इक्वल टू n बाई के हो गया, तो इसलिए इम्प्लाइज दैट डब्ल्यू वाई की कोटि, डब्ल्यू वाई की कोट यानी ऑर्डर ऑफ डब्ल्यू वाई इक्वल टू हो गया n बाई के। और के की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 3 है। अब क्या कह रहे हैं, पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई परिभाषित होगा कि नहीं होगा। तो दो मैट्रिक्स का योगफल तभी परिभाषित होगा, पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई तभी परिभाषित होगा जब इसकी कोटि और इसकी कोटि बराबर होंगे। तो लिखेंगे पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई तभी परिभाषित होगा जब इनकी कोटियां बराबर हो, यानी इनका ऑर्डर सेम हो, इक्वल हो। अर्थात तो इसका ऑर्डर क्या है हमारा, पी बाई 3 आया है, इसका ऑर्डर क्या है, n बाई के माने n बाई 3। तो p बाई 3 इज इक्वल टू n बाई 3 इम्प्लाइज दैट p इज इक्वल टू n आ गया। तो p इज इक्वल टू n के लिए इसका योगफल जो है परिभाषित होगा, यानी योगफल ज्ञात कर सकता है। तो p इज इक्वल टू n आ गया और k इज इक्वल टू 3 भी आया हुआ है। तो p इज इक्वल टू n अब देखेंगे कहाँ कहाँ है, तो p इज इक्वल टू n यहाँ है और k इज इक्वल टू 3 यहाँ है। इसका मतलब हमारा पहला विकल्प सही है। अतः विकल्प ए सही है। समझ में आ गई बात भाई आपको, एकदम बिल्कुल मैथमेटिक्स वे में हमने समझाया है, इसमें बहुत किस्सा कहानी लिखने की जरूरत नहीं। क्लियर। अब उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 22 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। यदि n इक्वल टू पी तो आव्यूह 7x माइनस 5z की कोटि होगी p बाई 2, 2 बाई n, n बाई 3, p बाई 8। बहुत इजी है। 7x माइनस 5z का मतलब क्या होता है कि दो मैट्रिक्स का डिफरेंस निकालना है। तो दो मैट्रिक्स का योगफल ज्ञात करना हो या डिफरेंस ज्ञात करना हो, अंतर ज्ञात करना हो, ये तभी संभव होगा जब उन दोनों की कोटियां बराबर। तो इंस्ट्रक्शन में दिया होता है x इक्वल 2 बाई n थी और z की कोट जो है 2 बाई p थी। तो लिखेंगे 7x माइनस 5z तभी संभव होगा जब x की कोटि बराबर y की कोटि। इम्प्लाइज दैट x माने जब 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 7x की कोटि बराबर 5z की कोटि। ये दोनों कोट जब बराबर होगी तभी 7x में से 5z घटाया जा सकता है। इम्प्लाइज दैट तो जो x की कोटि होगी वही 7x की कोट होगी। x की कोट कितना है, 2 बाई n है और z की कोट कितना है, 2 बाई p है। तो 5z की भी वही कोटि होगी तो 2 बाई p के। इम्प्लाइज दैट n इक्वल टू p, यानी जब n इक्वल टू p होगा तभी 7x में से 5z घटाया जा सकता है। तो n इक्वल टू p, यदि n इक्वल टू p तो अभी इतना की कोटि है तो इसकी कोटि हमारी क्या हो जाएगी, इसलिए हो जाएगा 7x माइनस 5z की कोटि इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 बाई n और 2 बाई p, क्योंकि n इक्वल टू p है
तो चाहे 2/n लिखिए चाहे 2/e लिखिए, तो हमारा जो है अतः विकल्प 2/n यानी बी लिखेंगे यहाँ पर, यानी 2/n सही है। क्लियर? इस तरह से हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। नेक्स्ट वीडियो में जो है एक्सरसाइज 3.3 सॉल्व करेंगे और उससे संबंधित जो है जो टॉपिक होंगे उसका सलूशन दिया जाएगा। क्लियर?